हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज हम लोग भारतीय इतिहास देखेंगे। भारतीय इतिहास में जो है माइंड मैप पे आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत शॉर्टकट में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये जीएस वर्ल्ड की बुक है, उसी से हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। तो देखिए, हड़प्पा काल से हर साल क्वेश्चन आता है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है। देखिए, 22 में, 21 का, 20, 19 और 18, 17 तो कभी कभी नहीं आता है। 18 में 2 आ गया है, 19 में नहीं आया, तो 20 में 2 आ गया है, तो ऐसे करके है। हर टॉपिक, जितने टॉपिक एग्जाम में आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, और वैदिक सभ्यता है, सामाजिक आर्थिक जीवन है, मौर्य वंश है, गुप्त काल है, अभिलेख रचनाएं हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, पाषाण कालीन स्थल है। ये सब हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दिखा गया है। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, मगध के समकालीन जो साम्राज्य है, हिंदू यवन, शैव धर्म, और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल रहेगा, दक्षिण भारतीय राजवंश और प्रमुख रचना, यही हम लोग आज पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन भारत आएंगे और फिर आधुनिक भारत आएंगे। तो यहाँ पे पूरा माइंड मैप आधारित दिया है कि आप लोगों को मतलब इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला जो है वो प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री का मतलब प्रागैतिहासिक काल। इसका पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पढ़े हैं, जा करके आप देख लीजिएगा। डिटेल में अगर पढ़ना है और एग्जाम के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए जितने प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिया गया है सारा। तो प्रागैतिहासिक काल होता क्या है? जैसा कि जो इतिहास है वो 3 भागों में है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिपि का ज्ञान तो है, मतलब लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसका ज्ञान नहीं, मतलब उसको पढ़ा नहीं गया है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगा, ये आएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें ये लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और जिसे पढ़ा जा सका है, समझा जा सका है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है, इसका जो डिफिनेशन है वो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है जिस काल में, उसे क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। पुरातात्विक अवशेष देश भर में प्रचुर मात्रा में मिले हैं, और जो क्या मिले हैं सामान, वो पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक है, काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और क्या मिले हैं, कलाकृतियां, धातु के उपकरण, ये सब मिले हैं, ठीक। अब जो ये प्रागैतिहासिक काल है यानी कि जो प्री हिस्ट्री है, इसका अगर विभाजन को हम देखें तो 3 भाग में इसको क्या किया है, बांटा है, ठीक है। जैसे क्या है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है, ये मेन 3 पार्ट है। और उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल और लौह युग, तो टोटल अगर मिला लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो पूरा पाषाण काल यहाँ पे देखिए है, पूरा पाषाण काल में क्या है, शिकार क्या, मतलब जो भोजन के लिए पूरा पाषाण के काल के लोग, जो पैलियोलिथिक पीरियड के लोग रहते थे, वो टाइम पीरियड 2 मिलियन बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक है। और भोजन के लिए ये लोग क्या यूज करते थे, तो ये शिकार करते थे बड़े जानवरों का, ठीक है, कंदमूल खाते थे, फल वल खाते थे। आग का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो कच्चा मांस जो है वो खा जाते थे। भाषा का के संचार के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। अब जो इम्पोर्टेंट जो इसमें खोज हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 1863 में पल्लवरम, मद्रास में है पल्लवरम, यहाँ से रॉबर्ट ब्रूस वुड को पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार प्राप्त हुआ है। कुठारी, कुठार, हस्त कुठार मतलब हथौड़ा जैसा, ठीक है, मिला है। और आगे की खोज हुई है पूरा पाषाण काल में। पूरा स्थल के जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं, तो ये है सोन नदी घाटी और पुटवार पठार, ठीक, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियां हैं, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, और आदमगढ़ पहाड़ी, नर्मदा नदी, ठीक है, आजमगढ़ नहीं है, यूपी नहीं है, आदमगढ़ है, तो नर्मदा घाटी। तो ये क्या है, ये सारे जो हैं ये पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। पूरा पाषाण कालीन, अगर आपको मेंस में भी आता है पूरा पाषाण काल से थोड़े फैक्ट आप याद कर लीजिए, डाल दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब आता है सेकंड, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या, शिकार, छोटे जानवर एवं मछली, कंदमूल खाते थे, तीर धनुष का प्रयोग, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीर धनुष का प्रयोग, फलक उपकरण क्वार्जाइट पत्थर से निर्मित, जैसे कि जो फलक उपकरण थे वो किससे निर्मित थे, वो क्वार्जाइट पत्थर से निर्मित थे, जैसे अस्थि निर्मित उपकरण। और क्या था, सराय नाहर, राय, महदहा, उत्तर प्रदेश में है महदहा, यहाँ से मिले हैं। कौन से अस्थि निर्मित जो उपकरण है वो कहाँ कहाँ से मिले, सराय नाहर से मिले हैं, महदहा से मिले हैं। पशु को पालतू बनाना, ये प्रथा कब शुरू हुई, तो ये मध्य पाषाण काल में शुरू हुई। बागवानी, आद्य कृषि की शुरुआत कब हुई, तो ये
मध्य पाषाण काल में हुआ। जैसे कि देखिए आदमगढ़ में एक मिला है पशुपालन के साक्ष्य, आदमगढ़ बागौर में मिले हैं कृषि के साक्ष्य। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात, यूपी और एमपी, राजस्थान, बिहार से इसके साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है कहाँ कहाँ से मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो गुजरात से मिले हैं, यूपी से मिले हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और बिहार से मिले हैं। ठीक है, फिर आता है ताम्र पाषाण, नवपाषाण काल आएगा, फिर ताम्र आएगा। ठीक है, तो नवपाषाण काल, इसमें कृषि मतलब अच्छे से कृषि करने लगे थे। इसमें जो जनता थी वो एक जगह रहने लगी, क्योंकि कृषि करते थे 6 महीना 3 महीना जो लगता था, 5 महीना फसल को पकने में, तो वहां पे रहना ही पड़ता था। तो इससे क्या हुआ कि जनता एक जगह रहने लगी। पशुपालन सुचारू रूप से होने लगा। चावल की खेती के पूर्वी भारत में, मतलब चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं पूर्वी भारत में, और आग का उपयोग होने लगा था। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां, खेती व परिवहन में जानवरों का जो प्रयोग है वो करने लगे, खेती व परिवहन में जानवरों का प्रयोग करने लगे, ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां नवपाषाण काल में। ठीक है, खेत जैसे कि बैल से क्या करते थे, खेत जोतते थे, ये सब काम। कपास और ऊन के कपड़ों का प्रयोग, कपास और ऊन के कपड़े का प्रयोग कब किया गया, तो ये नवपाषाण काल में। अब यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, लहुरा देव से। ये जो है ये प्राचीनतम साक्ष्य है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा हुआ है कि 9000 से 7000 ईसा पूर्व का प्राचीन में जो ये मिला है चावल के साक्ष्य, ये कहाँ प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो लहुरा देव से मिले हैं। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो गुफकराल से मिला है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्राचीनतम साक्ष्य चावल के लहुरा देव से, गेहूं के जो है वो कहाँ से, मेहरगढ़ से, और पशुपालन के गुफकराल से मिला है। आई होप ये तीनों टाइप आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो ताम्रपाषाण कालीन है। ताम्रपाषाण कालीन, इसमें क्या है, तांबे और इसके नाम से ही पता चल रहा है चालकोलिथिक पीरियड, ताम्रपाषाण यानी कि तांबे और कांसे का जो है वे प्रयोग यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, धातु अयस्क को गलाना और धातु की कलाकृति को तैयार करने की तकनीकी ताम्रपाषाण काल में विकसित हो जाती है। सामान्यतः नदियों के किनारे यह संस्कृति विकसित हुई। देखिए कॉमन सी बात है, जो हमें भी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो पानी है। ठीक है, तो शुरू स्टार्टिंग में जब जो सभ्यताएं बसी हैं वो नदियों के किनारे, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, ठीक है, नर्मदा के किनारे, सिंधु नदी के किनारे सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो सभ्यताएं जो बसी हैं वो नदियों के किनारे ही बसी हैं, सामान्यतः यहाँ पे दिया गया। दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के किनारे जो है वो सभ्यताएं बसी हैं। अब यहाँ पे पोचमपल्ली भी इसको कहते हैं, या तो पोयमपल्ली। तमिलनाडु से इस काल की कई वस्तुएं प्राप्त हुई। तो पोचमपल्ली जो है वो पूछ लेता है कि पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल से रिलेटेड, स्थल के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से सॉरी, यहाँ से जो है ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं बहुत प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे नोट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जैसे मेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन। 2023 का अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा, जीएस पेपर 5 और 6 देखा होगा यूपी का, तो उसमें हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पूछा हुआ है कि जो यूपी में हड़प्पा संस्कृति की जो पुरास्थल है उसको आप मतलब उसको बताइए, उसको लिखिए। ठीक है, उसका विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया, तो हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाणी संस्कृति का ही हिस्सा मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको यूपी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना होगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में अगर आप दे रहे हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देंगे तो मेंस में जाएंगे आप, तो यूपी पीसीएस का जो जीएस 5 और 6 पेपर है वो पूरा पूरा यूपी से रिलेटेड, चाहे आपको हड़प्पा पूछे, चाहे आपको गौतम बुद्ध के बारे में पूछे, मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो यूपी से रिलेटेड वो पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी स्पेशल आएगा उसमें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये खासकर प्रीलिम्स के लिए है, तो इस पे प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट आता है आयरन एज। आयरन एज कब से कब तक है, तो ये 1500 बीसी से लेकर के 200 बीसी, यानी कि लौह युग इसको कहते हैं। इस काल में आर्यों का आगमन हुआ, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, महाजनपद का जो संबंध है वो लौह काल से ही है, और कई महापाषाण समाधियां दक्षिण भारत में मास्की, नागार्जुन कोंडा आदि में पाई गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आ जाता है मध्य पाषाण काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो मध्य पाषाण काल
से संबंधित है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के औजारों को सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहते हैं, मतलब छोटे-छोटे सूक्ष्म औजार थे, पत्थर के, पाषाण का मतलब पत्थर के औजार थे। भारत में सर्वप्रथम अस्थि पंजर के साक्ष्यों की प्राप्ति इसी समय हुई। कब हुई? मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम अस्थि पंजर के जो साक्ष्य हैं वो मिले। और जो है मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि फलक संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य पाषाण काल को ही फलक संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी? तो ये देखिए 1867-68 में पता चला सर्वप्रथम। और लहुरादेव चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये लहुरादेव से मिला। बाद में कोल्डिहवा से चावल की भूसी के प्रमाण मिले। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये भोपाल में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारतीय इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पे अगर हम देखें तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, देखिए शॉर्टकट में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए वही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तभी देखिए प्रीलिम्स और मेंस आप अलग अलग पढ़िए, मतलब एक साथ पढ़िए, बट प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा तभी मेंस पे आगे बढ़ेंगे। अब मेंस भी अपना बढ़िया से पढ़िए, लेकिन प्रीलिम्स में फैक्ट बहुत है। यूपी में, यूपी का अगर आप यूपी पीएससी दे रहे हैं और यूपी आरओ दे रहे हैं तो फैक्चुअल सवाल बहुत आते हैं। जैसा कि रिवाइज कर लीजिए, प्रागैतिहासिक काल 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ लिया, फिर ताम्र पाषाण कालीन पढ़ लिया और लौह युग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पर अगर देखें तो ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे ये चीज बांटा गया है। अब यहाँ पे देखिए भारतीय पुरातत्व संबंधी जो तथ्य है ये देख लेते हैं। तो पहला क्या, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे ने भारत के, मतलब भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इन्हें जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया। तो ये 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, इनको नियुक्त किया गया था पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई इंडिया में? तो ये 1871 में हुई। और जो भारतीय जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, वो कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तब्दील कर दिया गया। 1901 में, पहले जो था ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं था, 1871 में जो स्थापना हुआ था वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ था। 1901 में इसका नाम बदल के लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रख दिया गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो महानिदेशक थे, वो चेयरपर्सन कौन थे? तो वो जॉन मार्शल थे। तो 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम रखा गया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बदल करके। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो जॉन मार्शल थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं अन्य जो जानकारियां हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। पूछ लेता है कि कहाँ से प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले? तो मेहरगढ़ से मिले, ठीक है। इसके अलावा पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। मानव में, जो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो नर्मदापुरम या होशंगाबाद से मिला है। हाथनौरा का है, नर्मदापुरम और होशंगाबाद से मिला है। फिर आता है हमें होमो सैपियंस की उत्पत्ति जो है, उपस्थिति प्रागैतिहासिक काल में ही 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हो चुकी थी, इस काल में ही हो चुकी थी, ठीक है। फिर आता है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया, वही प्रथम और जो बनाया गया हथियार कुल्हाड़ी ये सब था। भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो, मृतकों का टेला, ये सब के नाम से जाना जाता है। बुर्जहोम की खोज डी टेरान एवं पीटरसन ने की। तो ये पीटरसन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा एग्जाम में कि बुर्जहोम की खोज किसने की? तो डी टेरा और पीटरसन ने की। भीमबेटका की खोज, भीमबेटका कहाँ पे है? लोकेशन भी याद करते चलिए, तो मध्य प्रदेश में है। विष्णु श्रीधर वांकर ने दी, यानी कि यहाँ पे जो है ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में जोरवे संस्कृति आती है, कायथा आती है और आहड़ संस्कृति और मालवा संस्कृति आती है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था थी, पहले तो यही नाम याद कर लीजिए, जोरवे संस्कृति, कायथा और आहड़ और मालवा। जोरवे, कायथा, आहड़ ये सब राजस्थान में विकसित हुई। तो ताम्रपाषाणी यानी कि विकसित सभ्यता थी, तांबा गलाना जानते थे, व्यापार करते थे तांबा का, तो ये सब चीज है इसमें, ठीक है।
अब जो ताम्रपाषाणकालीन जो व्यवस्था है उसका क्षेत्र जो है वो कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का आप मैप देखेंगे तो उसमें जो है नीचे की तरफ और पूर्वी की साइड, ठीक है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आहड़ संस्कृति विकसित हुई, ओजियाना, बागौर, बालाथल और गिलुंड सभ्यता। तो गिलुंड सभ्यता जो है ये ताम्रपाषाण से है, आहड़ और ओजियाना इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दक्षिण पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में बिहार, चिरांद, सोनूवार, सोनपुर और ताराडीह, ठीक है। अगर यूपी में देखो तो खैरडीह और नरहन, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मेंस में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के की विशेषता बताइए, यूपी से रिलेटेड पूछ लेगा, ठीक है। कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी उसका कितना महत्व था, कहाँ कहाँ विकसित हुई, या आर्कियोलॉजिकल साइट बताइए, आप पुरातत्व मतलब स्थान बताइए कहाँ पे यूपी में विकसित हुई। तो खैराडीह और नरहन में विकसित हुई, ठीक है, ये चीज है। पश्चिमी महाराष्ट्र में कहाँ पे है, जैसे ये उसमें प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि खैराडीह ये मतलब दे देगा आपको किस राज्य में है, महाराष्ट्र दे देगा, यूपी दे देगा, एमपी दे देगा, ठीक है। राजस्थान तो आपको पता होना चाहिए। और नरहन कहाँ पे है, तो यूपी में। और ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड है, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में जैसे आएगा पुणे और अहमदनगर, ये दोनों जो है ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति से हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, अगर मध्य प्रदेश देखते हैं पश्चिमी, तो मालवा, कायथा जो है, मालवा और कायथा, नवदा टोली, एरड़, ये सब क्या है, मध्य पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। अब किससे रिलेटेड है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता से है। अब यहाँ पे जो एरड़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किलेबंद बस्तियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, एरड़ से मिले हैं। तो किलेबंद बस्तियों के प्रमाण जो है कहाँ से मिले हैं, तो ये एरड़ से मिले हैं, ये याद कर लीजिएगा। मालवा संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा संस्कृति के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मालवा मृदुभांड ताम्रपाषाण मृदुभांडों में सर्वोत्तम है। जो मालवा से मिले मृदुभांड है, मालवा सबसे पहले लोकेशन याद कीजिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा है, ठीक है। मालवा से जो मृदुभांड मिले हैं वो ताम्रपाषाण काल में जितने भी मृदुभांड मिले हैं उसमें सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का मृदुभांड है, ठीक है। यहाँ से चरखा और तकलियों के प्रमाण भी मिले हैं। और यहाँ पे देखिए नवदा टोली, मालवा संस्कृति में नवदा टोली एस.डी. संकालिया द्वारा उत्खनित। नवदा टोली की जो उत्खनन किसने किया, तो एस.डी. संकालिया ने किया। सर्वाधिक फसल के साक्ष्य जो है वो नवदा टोली से मिला है। सबसे बड़ा उत्खनित जो ग्रामीण स्थल है वो नवदा टोली है। और चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये नवदा टोली से मिले हैं। तो इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है जोड़वे संस्कृति के बारे में देखते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति है जोड़वे संस्कृति, और ये ग्रामीण संस्कृति थी। सबसे बड़ा जो शहर इसका था वो था दायमाबाद, ठीक है। जोड़वे संस्कृति का सबसे बड़ा शहर दायमाबाद था। दायमाबाद पूछ लेता है लोकेशन जब एग्जाम में आता है मैच करने को तो लोकेशन पूछ लेता है। तो दायमाबाद कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा। और दामाबाद से क्या क्या मिला है, तो देखिए दामाबाद जो है वहां से तांबे की वस्तुएं मिली हैं, तांबे का रथ मिला है, ये सब चीज मिला है, ठीक है। जोरवे संस्कृति के जो प्रमुख स्थल है वो दामाबाद है, और क्या है, निवासा है और जोरवे। तो ये दामाबाद कहाँ पे है, अहमदनगर यानी कि पुणे। देखिए ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, दामाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, बैच करने को आता है तो महाराष्ट्र, ठीक है। पुणे ये सब महाराष्ट्र, दामाबाद, ठीक है। जोरवे संस्कृति में कुछ बस्तियों जैसे दामाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो देखिए खासकर जो जोरवे संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, बट कहीं कहीं क्या हुआ, नगरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिली है। इनाम गांव किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा और 5 कमरों का एक मकान भी मिला है, ठीक है, ये चीज है। फिर आता है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो है ये मृदु भांडों पर प्राक हड़प्पन, और प्राक मतलब प्री हड़प्पन, हड़प्पा काल से पहले, और हड़प्पन काल, और हड़प्पा जो पूर्वोत्तर हड़प्पा है, मतलब हड़प्पा के बाद की संस्कृति का इस पे प्रभाव दिखता है। तो तीनों काल का इस पे प्रभाव दिखता है कायथा संस्कृति का, ठीक है। फिर कायथा से जो है स्टेटाइट और कॉर्नेलियन पत्थर के हार प्राप्त हुए हैं, तो ये चीज याद कर लीजिएगा। फिर आता है आहड़ संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृति है। आहड़ संस्कृति प्राचीन नाम जो है वो तांबावती है, और गिलुंड का जो प्रमुख केंद्र है वो आहड़ संस्कृति है। गिलुंड सभ्यता ये भी ताम्रपाषाणिक है। ये इसका संबंध किससे है, तो ये आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र कौन सा है, गिलुंड है, ठीक है। गिलुंड एक शहर का नाम है। यहाँ से प्राप्त क्या हुआ, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, चूड़ियां एवं चादरें प्राप्त हुई हैं। तो तांबे की कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, चादरें प्राप्त हुई है। पत्थर के यहाँ पे घर प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
और प्रस्तर फलक जो उद्योग के अवशेष मिले हैं, प्रस्तर का मतलब पत्थर के जो फलक है उसके उद्योग का, बिजनेस का यहाँ पे अवशेष मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पेज में दे दिया गया है ताम्र पाषाणी, इसे भी पूरा ट्री बना के दे दिया गया है। मालवा संस्कृति, जोरवे, कायथा और आहड़, इसमें से कुछ कुछ याद कीजिएगा। जैसे कुछ कुछ तो पहले आप नाम ही याद कर लीजिए कि गिलुन सभ्यता कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। आहड़ कहाँ पे है, राजस्थान में, लोकेशन याद कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है खैरडी है, नहरन कहाँ पे है, यूपी में है। एरड़ और कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एरड़ से प्राप्त क्या हुआ, तो किलेबंद, बस्तियां और ये सब मिले हैं। जो जो टिक किया गया वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। नौदा टोली में सर्वाधिक फसल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दायमावत कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति ये कहाँ पे, जोरवे जो है वो अहमदनगर, पुणे में है, ठीक है। तो यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, तो आहड़ संस्कृति से मिली है। चूड़ी और चादरों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो ये चीज है, इसको याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आता है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो है 2400 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2400 से लेकर 1750 बीसी तक है इसका टाइम पीरियड। तो जो प्रमुख तथ्य हैं ये याद कर लीजिए। तो सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने किया सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता प्राक ऐतिहासिक या काश्य युग में रखी जाती है। तो प्राक ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिपि का ज्ञान तो था बट पढ़ा, मतलब सॉरी, लिपि मतलब मिल तो गई लेकिन पढ़ा नहीं गया इसको, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है, तो ये काश्य युग में इसको रखा गया। सर्वाधिक स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल इंडिया में कहाँ पाए गए, तो गुजरात में पाए गए। मूल निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नगरीय सभ्यता थी, ये किस टाइप की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। बंदरगाह, लोथल और सुरकोटदा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं वो है, बंदरगाह कौन कौन से हैं, लोथल और सुरकोटदा, ये गुजरात में है, ठीक है। शासन जो है जो वणिक वर्ग के हाथों में शासन था। शासन किसके हाथ में था, वणिक वर्ग के आधार में था। अब यहाँ पे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमाएं हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मांडा, मांडा सबसे, देखिए सबसे इसका जो उत्तरी पॉइंट है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी किनारे है। सबसे पूर्वी पॉइंट आलमगीरपुर है, मेरठ यूपी और हिंडन नदी के किनारे है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि वो जो 23 में जो क्वेश्चन आया है उससे, उसमें आप आलमगीरपुर साइट को डाल सकते हैं। हड़प्पन सभ्यता से आया है ना कि यूपी में जो हड़प्पन साइट्स हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, तो आलमगीरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है जो कि यूपी में ही आता है, तो इसको आप डाल सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो है दामाबाद, ये कहाँ पे है, ये है हमारा महाराष्ट्र में। और सबसे पश्चिमी पॉइंट सुरकोटदा, सुरकोटदा बलूचिस्तान, दास्कन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये चीज याद कर लीजिए। पतन के संदर्भ में जो विद्वानों के मत है एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है। तो विद्वान जॉन मार्शल के अनुसार, बाढ़ के अनुसार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। गार्डन चाइल्ड एवं वीवेलर के अनुसार बाह एवं आर्यों के आक्रमण, मतलब बाह आक्रमण या तो आर्यों के आक्रमण के कारण विनाश हुआ। और ओरल स्टाइन एवं एएन घोष के कारण जलवायु परिवर्तन। और MAR साहनी के अनुसार भूगर्भिक परिवर्तन। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता। और UK और आर कनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण पतन हो गया, ठीक है। भारत में से सबसे बड़ा जो पूर्वी हड़प्पा स्थल है वो है राखीगढ़ी। तो पूर्व हड़प्पा स्थल पूछा है, पूर्वी नहीं है, पूर्व हड़प्पा स्थल, तो ये कौन सा है, राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता के 3 चरण हैं, प्राथमिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा। प्रारंभिक जो है उसका टाइम पीरियड है 3300 से लेकर के 2600, परिपक्व 2600 से लेकर के 1900 और उत्तर हड़प्पा 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व, ठीक है। ये चीज है। फिर आता है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके, उनके व्यापार जो थे वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सोना का व्यापार कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ से होता था, अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से। चांदी का ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। और तांबा का खेतड़ी राजस्थान में है, ये लोकेशन याद कर लीजिए। खेतड़ी कहाँ पे है, राजस्थान में है और बलूचिस्तान से होता था। टीन का व्यापार ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सेलखड़ी का बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से होता था, ठीक है। और नील रत्न कहाँ से होता था, अफगानिस्तान से। शंख एवं कौड़ियां जो होती थी वो सौराष्ट्र, गुजरात से, दक्षिण भारत से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। तो ये से चीज है, इसको याद कर लीजिए। सीसा याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो सीसा का जो है ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से होता था, ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी कृषि व्यवस्था थी वो चीज यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए जो कृषि थी वो प्रमुख विशेषता, 2 फसलों की खेती एक साथ किया जाता था। जो कृषि की विशेषता अगर हम देखें, हल का प्रयोग किया गया है, फसलों की विविधता पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे
आर्थिक स्थिति देखा गया है कि इनकी आर्थिक स्थिति कृषि पे भी निर्भर थी, वाणिज्य एवं व्यापार पे भी निर्भर थी, पशुपालन पे निर्भर थी और मापतौल पे निर्भर थी। जो मापतौल की निकाय थी वो क्या थी, ये चीज बताया गया है। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति में यहाँ पे देख लेते हैं 9 फसलों की खेती की जाती थी, जैसे गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास और अनाज एवं अनाज, इसकी खेती की जाती थी। ठीक है, मक्का की खेती नहीं की जाती थी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसकी खेती इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं की जाती थी। ठीक है, कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी कि पत्थर एवं कांसे का प्रयोग के औजारों का प्रयोग किया जाता था। कोई फावड़ा या फाल नहीं मिलता तो संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये चीज दिया गया है। फिर आता है यहाँ पे जो इनकी आर्थिक स्थिति में क्या क्या था, तो हाथी को पालतू बना लिया था इन्होंने। पालतू जानवर में किस किस को पालतू बनाया था, तो बैल, भैंस, गाय, भेड़, कुत्ते और खच्चर को पालतू बनाया था। कुबड़ वाले बैल की ये पूजा करते थे। जो सबसे प्रिय पशु था वो कुबड़ वाला बैल होता था। ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। देखिए, ऊंट की अस्थियां भी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। तुर्कोदा में गेहूं जो घोड़े के अवशेष है वो मिलने की रिपोर्ट पहचान जो है वो मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो है ये चीज याद कर लीजिए। पूछता है कि घोड़े के अवशेष मिले हैं तो नहीं मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति में न तो घोड़े की हड्डियों और न ही उसके प्रारूप मिले हैं, तो ये चीज नहीं मिला। ये नोट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्योग एवं शिल्प कला में अगर देखेंगे तो लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लीजिए। और मोम साचा विधि, लघु धातु मूर्ति क्या करते थे, जो मूर्ति बनाते थे वो मोम साचा विधि से वो क्या करते थे, धातु मूर्ति बनाते थे। चांदी का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ। ठीक है, कलाकृतियां में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की जो मुद्रा है, लग्न की कांस्य प्रतिमा है, ये सब मिला है। और जो कांसे की गाड़ी मिली है ये चीज मिला है। ठीक है, बर्तन में मिट्टी के बर्तन की एक रूपता, बर्तन सादे पक्की मिट्टी के जो मूर्तियां मिली हैं ये सब चीज मिले हैं। मुहरों में क्या मिला है, मुहरों पे सर्वाधिक चित्र एक सिंह वाले जो सांड है, वृषभ है, उसका मिला है। ठीक है, अधिकांश मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, जो कई मतलब क्रमशः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ये लिपि कौन सी थी, इसकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक, हड़प्पा जो लिखावट अभी तक तय नहीं किया जा सका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, मेंस में भी आप लिख सकते हैं। तो हंटर के अनुसार उनकी जो राजनीतिक स्थिति थी, शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति पर थी। और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार इस जो सभ्यता को की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया। इस पूछ लेता है कि किनके अनुसार किसने हड़प्पा की दो राजधानी यानी जुड़वा राजधानी बताया, किसको, सिंधु घाटी की सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया स्टुअर्ट पिगट में। माता देवी की उपासना, पशुपति शिव, लिंग पूजा, योनि पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा पूजा, अग्नि पूजा, ये सब का प्रचलन हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। धार्मिक जो दृष्टिकोण का आधार जो था वो कैसा था, तो वो अलौकिक एवं व्यवहारिक था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अलौकिक एवं व्यवहारिक मतलब कि भाई इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मर जाएंगे फिर अगले जन्म में फिर जन्म होगा फिर हम पाप करेंगे, ये सब नहीं था विश्वास। इनका यह था अलौकिक एवं व्यवहारिक, मतलब आप जैसा व्यवहार करोगे दूसरों के साथ उतना खुश रहोगे। और अलौकिक मतलब यही दुनिया जो है वो वही दुनिया है। ठीक है, और इसके बाद दुनिया नहीं है। कालीबंगा से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपति सिंह की मुद्रा मिली है। जो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आज हम लोगों ने जो पढ़ा है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं जो है लंबा क्लास नहीं ले पा रही हूँ। अभी 1 से 2 लेक्चर में मैं पूरा ये इसको कवर करा दूंगी, सेम ऐसे ही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने 10 पेज तक पढ़ा है, 20 पेज और पढ़ना है। ठीक है, लगभग 30 पेज है, खत्म कर दूंगी मैं। फिर उसके बाद मेडिवल और मॉडर्न, फिर इसके बाद मॉडर्न पहले पढ़ेंगे फिर मेडिवल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।